एजमा होगा, एजमा ये लैटिन शब्द है जहाँ से आया है। हम अस्थमा बोलते हैं क्योंकि हम दमा से इसको संबंधित करते हैं, अस्थमा बोलते हैं। अच्छा, मरीज जो होता है वो कभी अस्थमा सुनना नहीं चाहता कि हमें अस्थमा हो गया है। सोशल टेबू मतलब सामाजिक ऐसा हमारा पर्यावरण है कि हम अस्थमा सुनना नहीं चाहते कि अस्थमा हो गया हमको स्टेरॉइड दवा लेनी पड़ेगी, उसे पंप लेना पसंद नहीं आता। पर आज हम समझें कि एजमा या अस्थमा होता क्या है। अस्थमा की एबीसी समझिए। पहला, हमारा जो श्वास नली है वो इतना हाइपर एक्टिव होता है कि आने वाली हवा को भी समझता है कि दुश्मन आ रहा है, उसे रोक दो। तो आप इन बातों समझ चुके होंगे कि अस्थमा या एजमा कितनी खतरनाक चीज है। अच्छा, अभी नई जो पढ़ाई स्टडी के सामने गांव में लोग कहते हैं जलपुट्टी निकल आई, पिट्ठी उभर आई। आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि यही पिट्ठी अगर अंदर उभर आती है रास्ते में श्वास नली के, तो उससे भी हम रिलेट कर पा रहे हैं कि शायद यही कारण है एजमा का। एक तरह से ऑटो इम्यून या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का विषय है, लेकिन इसे मानते हैं। हम आगे चलते हैं, हम अस्थमा पे आगे बात करते हैं। देखिए, शुरुआत कहाँ से हुई? जब शब्द खांसी या सांस फूलना है तो खांसी ही तो कहा गया। जैसे खांसी शब्द जो आया वो कांसी से आया है। जब हम खांसते हैं तो कांसे के बर्तन की तरह आवाज आती है, इसलिए कांसी से खांसी आया। और जब यही खांसी लंबे समय तक आए, कई बार बलगम आए, कई बार प्रैक्टिस करते होंगे आप, मोंटेल्यूका देते रहो, बेट्रीसॉल दो, टेक्सोना दो, 2 दिन आराम, फिर खांसी और कोई सिम्टम न मिले आपको तो आप परेशान होते हैं कि इसे क्या है। फिर आप मरीज को बाहर भेजेंगे। एक अस्थमा का मीटर की जांच होती है। अस्थमा का मीटर मतलब क्या होता है? पीक फ्लो एक जांच करते हैं। एक मशीन छोटी सी आती है, शायद मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये पीक फ्लो मीटर, इसमें एक रिप्लेसेबल कप लगाते हैं और जोर से फूंकते हैं। तो जितना हम फूंक पाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य का पैमाना होता है। जैसे जो अस्थमा का या एजमा का पेशेंट होगा बहुत दूर फूंक नहीं पाएगा, कम ही फूंक पाएगा, अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन वो एक्सहेल करेगा वो कम रहेगा। तो एक हम डायग्नोसिस बनाते हैं। अच्छा, अब इतना सब समझ लिया कि सांस फूलती, खांसी आती है, कई बार बलगम आएगी, कई बार से ढोंड होकर खांस रहे होंगे, गला उनका पूरा हिल रहा होगा। आप पूछेंगे बीड़ी पिए है? अरे हम चीलम पिए रहे, तम्बाकू पिए रहे, बीड़ी ना पिए रहे। बात तो वही है, धुआं इन्हेल कर रहे हैं। ये सीओपीडी होती है। इसके परिभाषा में ही इसके पूरे मतलब का सार है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। क्रॉनिक मतलब चिरकालिक। ये ऐसा नहीं कि आज डेवलप कर गया है। आपने लंबे समय तक अपने एयरवेज को डैमेज करना शुरू किया करते करते तब आपका एयरवे डैमेज हुआ। इसका मतलब क्या है? परसिस्टेंट एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन। हम जो हवा खींच के अंदर ले जा रहे हैं इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ये हवा अंदर न जा पाना, इसे ही कहते हैं सीओपीडी। बेसिकली होता क्या है? बीड़ी पीना, धुएं का एक्सपोजर जो लोग रखते हैं या तमाम धुएं वाला काम करते हैं या किसी केमिकल एक्सपोजर में रहते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे स्मोक इन्वॉल्व है, ऐसे पेशेंट को आप पाएंगे कि लंबे समय से खांसी आ रही है। कई बार एक्सकर्वेशन, बलगम इकट्ठा होगा, ढेसा बलगम निकलेगा, कई बार बलगम को घोट जाएंगे। ऐसे पेशेंट हमेशा आपको मिलेंगे, यहाँ पे उनको आप देखेंगे नसें की बिल्कुल मोटी हुई पड़ी, क्योंकि वो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में है, राइट हार्ट फेलियर में है, वो राइट साइड फेलियर में है। आपको पेशेंट से मिलेंगे गाँव में, आप पूछेंगे बीड़ी पिए था ना, या छोड़ दिया। कब छोड़ा? 20 साल पहले। 70 साल की उम्र है, वो व्यक्ति 20 साल से बीड़ी पी रहा था, उसने 50 साल तक बीड़ी पिया है, 20 साल पहले छोड़ा है। 30 साल में जो क्रियाक्रम होता वो हो चुका था। अब वो अपने फेफड़े के अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है, उसका काम तमाम हो चुका है, लेकिन तब भी मानेगा नहीं वो, क्योंकि हमने देखा जो गांव बुजुर्ग आते हैं वो पहले गरियाएंगे, पिए तरह का करबर और फिर वो पिएंगे। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी यही पंप ही उनका जीवन का यही अमृत, लेकिन वो समझा पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, पंप जो मैं ये शब्द बोल रहा हूँ ये बहुत लेमैन शब्द है, इसमें बहुत साइंटिफिक कुछ नहीं है, इसके बहुत डिटेल डेफिनेशन है। जैसे डीपीआई आता है, ड्राई पाउडर इनहेलेशन। एक कैप्सूल में पाउडर भरा रहेगा, आप रोटावेलर या नेबुलाइजर यूज करेंगे, इसमें तीव्र गति से हवा अंदर खींचनी होती है, तेज से खींचनी होती है, तो जो कमजोर फेफड़े का आदमी है वो खींच नहीं पाएगा, फिर आप स्पेशल लगाओगे तमाम चीजें वो हवा खींच पाएगा। फिर आता है एमडीआई, इसमें मीटर डोज इनहेलेशन। आप जेंटल हवा खींचिए, धीरे धीरे खींचिए, डीप लीजिए और खींच लीजिए। फिर आजकल आप लोगों ने एक नई मशीन लॉन्च की, इसमें सिंक्रोब्रीथ कहते हैं, आपके सांस से सिंक्रोब्रीथ करेगा, आप जेंटल पुश भी करोगे, जितना खींच पाओगे उतना जाएगा और फिर आप छोड़ सकते हो उसे।
अच्छा, पंप खींचने आप इन दवा में समझदारी क्या होनी चाहिए? समझदारी ये होनी चाहिए आपकी कि आप दवा अंदर ले लिए तो 10 से 12 सेकंड के लिए मुंह को बंद रखिए। जैसे आप मुंह खोलते हो, ये पाउडर फॉर्म में है, ये तुरंत बाहर चला जाएगा और दवा का सारा मतलब खत्म। क्योंकि गांव के पेशेंट को कन्विंस करना बड़ा ही मुश्किल है, समझा पाना उसे बहुत ही मुश्किल है। वो समझता नहीं, उल्टा आपको ही ब्लेम करेगा कि हमें आराम नहीं हुआ, और वहां से जाएगा, फिर वो जाके गांव के किसी मेडिकल स्टोर से वो मल्टीलुकास लेगा और डेक्सोना खा के मस्त हो जाएगा, फिर बाद बीमार होगा। ऐसे पेशेंट हार्ट फेलियर जल्दी बढ़ जाते हैं और समस्या उनको गंभीर आती है। फिर बार बार आपको उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता पड़ेगी और परेशान करेगा आपको। तो मरीज को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। ऋषि क्या मतलब आप समझिए कि डिफरेंस क्या है अस्थमा में और सीओपीडी में, जाना बहुत जरूरी है। अस्थमा जो है, अगर पेशेंट अपने हैबिट को इंप्रूव कर ले रहा है, इम्यूनिटी मजबूत कर ले रहा है, तो वो रिवर्सिबल है, वो ठीक हो सकती है। अस्थमा का मरीज किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, पर सीओपीडी का मरीज जो होगा वो 45 प्लस वाला ही होगा अक्सर, जनरली, नॉट ऑलवेज, क्योंकि वो बीड़ी पी काफी डैमेज कर चुका होगा, या हो सकता है सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा हो तो उसको ये समस्या आई हो। ऐसा नहीं कि हमेशा ये दिक्कत होती, तब उसका समस्या उसे ऐसी आई हो। और ये रिवर्सिबल है, ये कभी ठीक, ये वन वे ट्रैफिक है। अगर सीओपीडी हो गया तो आप जो लंग के टिश्यूज को डैमेज किया, क्योंकि इसमें ब्रोंकियल, ये हमारा ये रास्ता भी डैमेज, जो श्वास नली कहते हैं, ये भी डैमेज होता है, और हमारी एल्वुलाई भी डैमेज हो जाती है, हमारी मांसपेशियां भी डैमेज हो जाती है, और परमानेंट डैमेज होता है। आप कभी एक्सरे लोगे, सामान्य एक्सरे लोगे, अस्थमा का एक्सरे लोगे और सीओपीडी एक्सरे लोगे, तो आपको बहुत अंतर दिखेगा। हम अगर समझने की भाषा में समझें, जैसे हमारे प्रैक्टिस में जो मिलेगा हमें, अगर आप सीओपीडी वाला एक्सरे देखो एकदम ब्लैक एक्सरे देखेंगे, बिल्कुल जेड ब्लैक। सामान्य एक्सरे होता है ग्रेश, व्हाइट ग्रेश मिलेगा। और अस्थमा वाला पेशेंट जो है आपको उसके एक्सरे में आपको वेरिएबल चीजें मिलेगी, पल्स का कंस्ट्रक्शन देखे, आपको तमाम चीजें आपको उसमें मिल सकती हैं। हम दवाएं कौन से उपयोग करें आपके प्रैक्टिस में, जो आप जिसका उपयोग आप हमेशा कर सकते हैं, वो लाबा लामा के टर्म से आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। ये भी जो बताने आते हैं मित्र लोग हमारे, इनको भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है, समझो एक बार। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारी पहली थेरेपी होनी चाहिए, फ्लूडिकासोन जिसका इस्तेमाल करते हैं। फिर लाबा का उपयोग करते हैं, फॉर्मेट्रॉल, बॉम्बेट्रॉल। फिर कई बार क्या होता है, हम लामा का उपयोग करते हैं। लामा में हमारे मस्कुलिनिक इंटरवेंस होते हैं। सामा उपयोग करते हैं, शॉर्ट एक्ट होते हैं, ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। इसमें टाइट्रोपियम, इप्राट्रोपियम का इस्तेमाल भी हम करते हैं, जिससे हमें तुरंत राहत मिलती है। मरीज चाहता है जादू हो जाए, कि डॉक्टर साहब ने भसम उठाई और फेंक दी, जादू क्यों नहीं हुआ, पर जादू कभी चिकित्सा में नहीं होता। जिस प्रकार से टेबल में रखा भोजन आपको अपने यहाँ से स्वयं खाना है, ऐसे ही दवाएं अपना समय लेती हैं, उससे पहले आपका काम नहीं होगा। तो पेशेंट को कन्विंस करना कि हमें राहत हो जाए, वो जरूरी है, वो आवश्यक है। जब तक मरीज कन्विंस नहीं होगा, उसको राहत नहीं होगी, और ये फर्ज हम चिकित्सक बंधुओं का ही है। तो इसी के साथ इस हम जो वार्तालाप हम कर रहे थे, कन्विंस को नीचे ले आएंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो पेशेंट अस्थमा और सीओपीडी का डिफरेंस समझ लीजिए आप। अस्थमा का मरीज जो होगा बेसिकली हमेशा नहीं, बेसिकली शहर में मिलेगा आपको, अच्छे घर का होगा, उसको अटैक फ्रीक्वेंट आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। वहीं पे सीओपीडी का पेशेंट जो होगा हमारा, वो ग्रामीण परिवेश से होगा, सस्ती वाली बीड़ी बिना पैसे के बीड़ी पीता होगा, चिलम उलम छोटी बात होगी उसके लिए। और इस तरह का पेशेंट आपको एज के साथ ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई नया लड़का मिला उसको सीओपीडी हो गया, हो सकता है, डिनाई नहीं कर सकते, पर जनरली ऐसा नहीं होगा। सीओपीडी रिवर्सिबल नहीं है, अस्थमा रिवर्सिबल है। पेशेंट अगर दवाओं का सही से उपयोग करता है, ठीक हो सकता है। इसके बाद दवाओं में आप दवाएं चाहे किसी की लीजिए, आपको 4-5 दवाएं याद रखनी है। पेशेंट यंग है तो पाउडर फॉर्म ले सकता है वो, तो डीपीआई, ड्राई पाउडर इनहेलेशन, आपके बहुत सारी कंपनियां आती है, क्योंकि इनका खाने आए हम लोग, तो उनकी बात जरूर करेंगे हम लोग। तो इनकी दवाएं आती हैं, डीपीआई भी आती है, मीटर डोज भी आती है। इनकी दवा सिम्टोम आती है, खासकर एज पेशेंट के लिए। जो पेशेंट नया है वो सांस के दरमियानी में ही दवा खींच ले, और जितनी शक्ति उतनी खींच पाए, उसके लिए डिवाइस सिम्को बिठाती है। एक इनकी दवा सिफिलर भी आई है, वो पेशेंट अपने आवश्यकता तक खींच सकता है, जिसमें उसकी इच्छा हो, फिर वो छोड़ दे। लेकिन कन्विंस करना मरीज को कि मुंह बंद रखे, 10 मिनट बाद कुल्ला करना, कि जो चूंकि है तो देखिए तरह स्टेरॉइड ही हो सकता है कि कैंडियासिस डेवलप कर जाए, मुंह से बदबू आना शुरू हो जाए, तो सफाई जरूरी उस समय है, मरीज को सफाई करनी चाहिए, ये आवश्यक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने अस्थमा और सीओपीडी के बारे में समझी। एक छोटा मत समझिए, ब्रोंकाइटिस आप जब भी एक्सरे कराओगे, कुछ नहीं तो ब्रोंकाइटिस तो आ ही जाएगा।
ब्रोंकाइटिस समस्या ऐसी है कि आप समझिए कि ब्रोंकाइटिस, जहां जहां आइटिस वहां वहां सूजन। बहुत जानते होंगे कि ये तो बहुत फर्स्ट में आया था, आइटिस इन्फ्लेमेशन से जुड़ा हुआ है। तमाम लिपोटोनिक एजेंट्स होते हैं जो कि सूजन कॉज करते हैं। आइटिस मतलब सूजन, मतलब कि बाहर भी सूज जाना, ऊपर तरफ भी सूज जाना, रास्ता हमारा मतलब कि पतला हो जाना, हवा को अवरोध मिलना, हवा फ्रीली पास नहीं हो रही है। अब आपको जुकाम हुआ था तो कॉमन सा वायरस ही, इन्फ्लुएंजा ही था, लेकिन आपको सांस लेने में समस्या आ रही है तो आप एक्सरे अगर करा ले गलती से तो ब्रोंकाइटिस आ जाएगा। समझदार व्यक्ति